दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज चर्चा का विषय में चर्चा करूंगा भारतीय सेना की एक शहादत की, फिर एक भारत के उस जांबाज की जिसने अपनी जान की बाजी की परवाह नहीं करी, बल्कि अपनी शहादत दे दी सिर्फ इसलिए कि भारत की वायुसेना के एयरफील्ड को बचाया जा सके, भारत के कुछ आबादी को बचाया जा सके और अपना नाम उस सूची में लिखवा लिया जिन्होंने भारत के लिए शहादत दी है और जिनके नामों पर भारत को हमेशा गर्व महसूस हुआ है। दोस्तों, भारत की सेना ने जब जब, चाहे वो रण के मैदान में उतरी है, चाहे वो कहीं सहायता के मैदान में उतरी है और चाहे कहीं शांति सैनिकों के रूप में मैदान में उतरी है, उसने हमेशा अपने वीरता का, अपने त्याग का और अपने समर्पण का परिचय दिया है। भारत की सेना ने कभी भी अपने कामों से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भारत की सरकार को शर्मिंदा होना पड़े या जिसकी वजह से भारत की सेना को शर्मिंदा होना पड़े या जिसकी वजह से भारत की जनता को शर्मिंदा होना पड़े। हालांकि यदि मैं युद्ध के मैदान पर भी बात करूं तो भारत की सेना ने हमेशा अपने वीरता का परिचय दिया है। यदि युद्ध के मैदान में कभी भारत की सेना को परेशानियां हुई हैं तो उसका कारण कभी भी सेना नहीं रही, उसका कारण हमारे राजनेता रहे हैं, उसका कारण हमारी सरकारें रही हैं। चाहे मैं बात करूं भारत और चीन का युद्ध की, जब भारत की सेना को रण के मैदान में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था तो उसका कारण भारत की सेना नहीं थी, उसका कारण भारत की तत्कालीन सरकार थी। क्योंकि ना तो रण के मैदान में उतरने से पहले और ना रण के मैदान में उतरने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री को सेना की आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं थी। और जिस वक्त भारत की सेना चीन की सेना के साथ रण के मैदान में जूझ रही थी, उस वक्त भी भारत की सरकार बेखबरों की तरह व्यवहार कर रही थी। यदि मैं बात 1971 की करूं, जब भारत की सेना ने अदम्य वीरता का परिचय दिया था और बहुत कम दिनों के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करते हुए पाकिस्तान के 93,000 सैनिक और नागरिकों को बंधक बना लिया था, तब भी जब बातचीत के टेबल पर शिमला में भारत और पाकिस्तान आए तो उस वक्त इंदिरा गांधी, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने ये एक मौका था कि वो कश्मीर सहित सभी मुद्दों जो भारत पाकिस्तान के बीच में लंबित थे, विवादित थे, उनका निपटारा कर सकती थी और पाकिस्तान को चेतावनी दे सकती थी कि इन 93,000 सैनिकों को और नागरिकों को ले जाओ, लेकिन इन विवादित मसलों का यहाँ बैठ के समाधान कर दो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी का लक्ष्य ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने ये प्रयास किया कि यहाँ से जाने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की जनता को क्या मुंह दिखलाएंगे। इसीलिए कि पाकिस्तान की जनता जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विरोध ना करे, पाकिस्तान में जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जनता खड़ी ना हो जाए, उन्होंने मुद्दों को, विवादित मुद्दों को, लंबित मुद्दों को सुलझाए बिना उन 93,000 सैनिकों को और नागरिकों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सौंप दिया। और अंततः यह हुआ कि शिमला समझौते के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है, भारत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाँ, बातचीत की टेबल पर हमने भारत की सेना ने जो प्राप्त किया था, भारत की सेना ने विवादित मसलों को निपटाने के लिए जो मौका भारत सरकार को उपलब्ध कराया था, उसको भारत की सरकार ने गंवा दिया और हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक थाली सजाकर दे दी, जिसे ले जाकर वो पाकिस्तान की जनता को दिखा सकते थे कि भले ही भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर दिया, लेकिन बातचीत के टेबल पर मैंने भारत को पराजित कर दिया और भारत को कुछ भी दिए बिना
अपने 93,000 सैनिकों को और नागरिकों को सुरक्षित वापस ले आया। लेकिन दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ 2 अप्रैल की रात को भारत के एक जगुआर प्लेन क्रैश की। इसी 2 अप्रैल की रात्रि का समय की बात है, शायद लगभग 9:30 बजे का समय था। गुजरात के जामनगर एयरफील्ड से भारतीय वायुसेना का जहाज जगुआर ने टेक ऑफ किया। जहाज के अंदर 2 लोग थे, एक जहाज के पायलट सिद्धार्थ यादव और दूसरे से एक को पायलट। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया और जहाज थोड़ी सी ऊंचाई पर था, तभी दोनों को ये पता लगा कि विमान में कुछ खराबी आ गई है। दोनों तुरंत कंट्रोल रूम के संपर्क में आए और दोनों ने ये कोशिश किया कि जहाज को लैंड कराया जाए और लैंड कराने तक ये कोशिश की जाए कि विमान की जो खराबी हो उस खराबी को दूर कर लिया जाए। लेकिन बहुत कम समय में विमान के पायलट और विमान के को पायलट को ये पता लग गया कि फिलहाल हम विमान में जो तकनीकी खराबी आई है उसको हम दूर करने में सक्षम नहीं है। अब उनके सामने एक रास्ता था कि विमान को तत्काल कहीं लैंड कराया जाए। लेकिन उस वक्त लैंड कराने में एक रिस्क था और वो रिस्क ये था कि विमान क्रैश हो सकता है। यदि उस वक्त विमान जिस ऊंचाई पर था और जितनी दूरी पर था, यदि वहाँ पर विमान को लैंड कराने का प्रयास करते दोनों पायलट और मान लो लैंड कराने के प्रयास में विमान क्रैश हो जाता, तो पूरी संभावना इस बात की थी कि भारत की एयरफोर्स की एयरफील्ड को नुकसान पहुंचता और नीचे जो घनी आबादी थी उस आबादी को नुकसान पहुंचता। ऐसी परिस्थिति में विमान के दोनों पायलट यदि चाहते तो उस वक्त यदि वो अपना सोचते तो जहाज से कूद सकते थे और हो सकता है दोनों पायलट बच जाते। लेकिन उस परिस्थिति में एयरफील्ड को नुकसान होता और घनी आबादी को नुकसान होता। तब दोनों पायलटों ने तय करा कि हम दोनों पहले अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि विमान को इतनी दूरी पर ले जाएंगे कि वहाँ हम उसको यदि लैंड कराने का प्रयास करते हैं और लैंड कराने के प्रयास में यदि विमान क्रैश हो जाता है तो हमारी एयरफील्ड को नुकसान नहीं होगा और नीचे किसी घनी आबादी को नुकसान नहीं होगा। अपने इसी प्रयास में वो जगुआर को इतनी दूर ले जाते हैं कि वहाँ पर यदि प्लेन लैंड होता है या क्रैश होता है तो ना एयरफील्ड को नुकसान होगा और ना घनी आबादी को नुकसान होगा। यहाँ पर भी विमान के पायलट थे सिद्धार्थ यादव और को पायलट दोनों के पास संभवतः एक मौका था कि दोनों विमान से कूद सकते थे और ये संभव था कि शायद दोनों जने जीवित बच जाते हैं। लेकिन विमान के पायलट सिद्धार्थ यादव ने ये तय करा कि पहले मैं अपने को पायलट को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल दूं और उन्होंने अपने को पायलट से कहा कि वो विमान से कूद जाए। को पायलट विमान से कूदे, लेकिन जिस वक्त तक कूदने का निर्णय हुआ या जिस वक्त तक विमान इतनी दूर पहुंचा, प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि विमान के कुछ टुकड़े हुए थे, विमान में आग लगी हुई सी दिखाई दे रही थी और उस वक्त को पायलट के कूदते समय को पायलट कुछ घायल हो गए और जब तक वो ज़मीन पर गिरे वो काफ़ी घायल अवस्था में थे। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरे, आसपास की आबादी के लोग खेत में पहुंचे। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची, वायुसेना को खबर मिली, वायुसेना की एम्बुलेंस और अफसर पहुंचे और फिलहाल वो को पायलट को लेकर अस्पताल पहुंच गए और अब वो को पायलट अस्पताल में अभी फिलहाल जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही को पायलट विमान से कूदा, इससे पहले कि सिद्धार्थ यादव विमान से कूदते, विमान जमीन से टकरा गया और जैसे ही जमीन से टकराया
एक जोरदार धमाका हुआ, प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं। और धमाका होते ही विमान में आग लग गई और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उस वक्त तक विमान के कई टुकड़े हो गए थे जो आसपास के खेतों में फैल गए थे। और जगुआर के मुख्य पायलट सिद्धार्थ यादव को जगुआर से बाहर आने का मौका नहीं मिला और उन्होंने विमान में ही रहकर एयरफील्ड को, घनी आबादी को और को पायलट को बचाने का प्रयास करते हुए अपनी जान गंवा दी और इस तरीके से उन शहीदों की सूची में अपना नाम लिखवा दिया जिस पर भारत की सेना को हमेशा गर्व रहा है, जिस पर भारत की वायुसेना को हमेशा गर्व रहा है, जिस पर भारत की जनता को और भारत की सरकारों को हमेशा गर्व रहा है। दोस्तों, यहाँ दोनों पायलट के पास ऐसा सुनने में आता है कि मौका था कि वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन जब तक दोनों पायलट अंदर थे तब तक उन्होंने कुछ और नुकसान को बचाने का प्रयास किया। जब वो नुकसान बच गए तब पायलट ने प्रयास किया कि मैं पहले को पायलट को बचाऊंगा, तब तक विमान में ही रहूंगा, लेकिन उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसी शूरवीर लोगों से भरी हुई है भारतीय सेना और भारतीय सेना को अपने इस पायलट सिद्धार्थ यादव पर नाज है जिन्होंने को पायलट, एयरफील्ड और घनी आबादी को नुकसान से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया और अपनी शहादत दे दी। मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ यादव हरियाणा के रेवाड़ी जनपद के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ यादव की उम्र मात्र 28 साल है और 2 अप्रैल से 10 दिन पूर्व ही उनकी सगाई हुई थी और मात्र 2-3 महीने बाद ही सिद्धार्थ यादव का विवाह होने वाला था। उनके घर पर उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी। 31 मार्च को विकास यादव अपनी ड्यूटी पर लौटे थे और 2 मार्च को वो रूटीन गश्त पर उन्होंने जगुआर को अपने को पायलट के साथ टेक ऑफ किया था, लेकिन उसके बाद वो सुरक्षित पृथ्वी पर वापस नहीं लौट सके। मैं आपको ये बता दूं, सिद्धार्थ यादव अपने परिवार की ये चौथी पीढ़ी के सदस्य थे जो भारत की सेना में शामिल रहे हैं। इससे पूर्व की 3 पीढ़ियां भी भारत की सेना में शामिल रहकर भारत की सेना की सेवा कर चुकी हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि भारत की सेना को, भारत की सरकार को और भारत की जनता को सिद्धार्थ यादव आपकी वीरता पर, आपकी बलिदान की भावना पर, आपकी त्याग की भावना पर गर्व है और आपकी शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। दोस्तों, भारत की सेना की यही विश्व भर में सबसे बड़ी पूंजी है कि भारत की सेना के बारे में कहा जाता है कि चाहे मैदान दुश्मनों का हो, चाहे मैदान कहीं सहायता करने का हो, चाहे मैदान कहीं शांति सैनिक की भूमिका निभाने का हो, भारत की सेना कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं उठती। जहाँ पर भी उसे वीरता दिखाने की नौबत आती है वो वीरता दिखाती है, जहाँ बलिदान करना होता है वहाँ बलिदान करती है, जहाँ शहादत करनी होती है वहाँ शहादत भी कर देती है। हालांकि भारत की जब मैं राजनीति को देखता हूँ तो भारत की राजनीति में ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने सत्ता में मिलने के बाद भारत के सैनिकों की तरह भारत की आन बान शान को बचाने जिनका मुख्य दायित्व रहा हो, जिन्होंने भारत के समाज के बारे में ईमानदारी से सोचा हो। जब मैं आज़ादी से लेकर आज तक देखता हूँ और नेताओं की लिस्ट बनाता हूँ तो शायद नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे शायद एक आध राजनेता और ऐसा मिल जाए जिसने सत्ता को अपने व्यक्तिगत हितों का माध्यम नहीं बनाया, जिसने सत्ता को अपने पारिवारिक हितों का माध्यम नहीं बनाया, जिसने सत्ता को अपनी पार्टी को मात्र सत्ता दिलाकर अपने कार्यकर्ताओं को मलाई खाने देने का माध्यम नहीं बनाया। अफसोस है कि भारत की राजनीति में ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिनके लिए सत्ता अपने निजी हित, अपने परिवार के हित और अपने पार्टी के हितों को पूरी करने तक सीमित रही है। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं और आपसे फिर ये कह रहा हूं
जो भी राजनीतिक मसला होगा, कोई भी सामाजिक बात आएगी, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जटिलता आएगी, उसको लेकर आपके पास आता रहूँगा अपना यूट्यूब चैनल चर्चा के विषय के माध्यम से। आप तक आप देखते रहिए मेरा चैनल चर्चा का विषय। और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।